स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। तो आप किसी भी ट्रेड से हैं, वीडियो आपने ओपन कर लिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये आपके लिए भी है। अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में है या फिर आपकी ट्रेड 1 ईयर की है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ 1 ईयर की आईटीआई करते हैं, जैसे कोपा ट्रेड हो गई है ना, तो ऐसे और भी बहुत सारी ट्रेड हैं। तो आप सभी के लिए क्लासेस यूजफुल होने वाली हैं। लेकिन आज जो आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो समस्या क्या है कि क्लास है ये 7 और इसके पहले ऑलरेडी 6 क्लासेज हो चुकी हैं 2 अलग अलग टॉपिक्स पर, तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस ये जो चैप्टर है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। हालांकि सीरियल से क्लासेज हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन बदल जाएगा। जैसे क्लास 8 में आपको क्वेश्चन नए चैप्टर का मिलेगा, क्लास 7 में ये चैप्टर खत्म हो रहा है। चैप्टर क्या नाम है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता। वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो जाए या फिर एंटरप्रेन्योर लिखा रहे, बात एक ही हो जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके पहले 2 चीजें ध्यान रखिए। पूरी क्लास अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की चैप्टर वाइज तो आप ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये न्यू क्लासेज है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं। और ये वेबसाइट है जहां पर आप पीडीएफ और स्टडी मटेरियल टाइम पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग बताना पड़ता है जिससे बच्चे सभी बेनिफिट जो हैं उसको कैप्चर कर सके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो 1 to 6 क्लासेस थी उनमें सिर्फ 50 क्वेश्चन कराए गए। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि जो शुरू की 1 2 क्लासेस हैं वो दूसरे टॉपिक पर हैं, फिर आगे क्लासेस दूसरे टॉपिक पर हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये जो चैप्टर है इंटरप्रेन्योर का, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप का जो चैप्टर है जिसको हिंदी में हम कहते हैं उद्यमिता, इस चैप्टर का ये 51 नंबर है क्वेश्चन। यानी इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ये कह रहे हैं शिल्पा इज गोइंग टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट मतलब वो सामान जो हम आप हाथों से बनाते हैं, घर पर बनाते हैं, छोटा उद्योग के रूप में। बहुत सी महिलाएं हैं जो घर पर सिलाई कढ़ाई करती हैं, कुछ डिजाइन्स वगैरह बनाती हैं, सूट वगैरह सिलना, इस तरह के काम। ठीक है, या फिर कुछ बैग वगैरह, फैंसी बैग, थैला और पर्स वगैरह इस तरह के बनाना, तो ये सब हैंडीक्राफ्ट कहलाता है। तो ये कह रहे हैं हैंडीक्राफ्ट जो है वो बना रही है डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे जाकर बेच रही है। ठीक है, क्या कर रही है? उनको बनाना तो है। मार्केट एक देखिए, एक उद्यमिता मतलब एक बिजनेसमैन, बिजनेस मत लीजिए, जैसे आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप सैलून चला रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं, फॉर्च्यून की दुकान चला रहे हैं, तो ये सब एक उद्योग मतलब उद्यमिता ही कहलाता है। मतलब हम एक व्यवसाय कर रहे हैं अपना, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे। तो ऐसे में इसमें मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ती है। बिजनेस चलाना है तो आपको न केवल उसको बनाना है, इस चीज को आप बना भी रहे हैं और उसको फिर बनाकर बेचना भी है। तो यही कह रहे हैं कि ये दरवाजे दरवाजे शिल्पा घर घर जाकर हाथ से बनी हुई चीजें जो हैं उनको बेच रही हैं, तो ये मार्केटिंग तो कहलाएगी। भाई बेच रही है घर घर जाकर तो मार्केटिंग कहलाएगी। लेकिन किस प्रकार की मार्केटिंग है? देखिए, मार्केटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। जैसे आपको यूट्यूब पर देखे होंगे ऐड आते रहते हैं, ऐड आते हैं ना वीडियोस के बीच में, तो क्या है? वो किसी न किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उसके बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई। ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग यूट्यूब पर हो सकती है, उसके अलावा कहाँ हो सकती है? फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है ना। तो इंटरनेट के माध्यम से जो जितनी भी मार्केटिंग की जा रही है तो वो सब ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई। बाकी ऑफलाइन मार्केटिंग क्या हो गई? हमने पंपलेट छाप दिया। मैं इतना क्यों बता रहा हूं? मैं हर बच्चे को अच्छे नंबर से पास करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन बदल भी जाए तो भी पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए, इसलिए रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ मैं चीजों को समझा कर पढ़ाने की कोशिश करता हूं। कोर्स ज्वाइन किया आपने तो अब तक तो इसका आंसर आप दे चुके हैं, बैठे होंगे कि अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ठीक है, आपने पूरा पढ़ा। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनका भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहां पर ऑनलाइन हो गया, ये सब माध्यम से। ऑफलाइन हो गया, हमने क्या किया? पर्चे छपवा लिए, मार्केटिंग, जगह जगह बैनर पोस्टर चिपकाते हैं लोग। ठीक है, कोई नई दुकान खुलती है तो देखे होंगे जगह जगह बैनर, फलाने फैशन बुटीक सेंटर, वैसे वैसे ये सब चीजें ऐड होता है। तो ये ऑफलाइन हो गया। लोगों के बीच माइक वगैरह से देखते हैं, रिक्शा पर बैठ के एक माइक वाला बोलता रहता है, यहाँ पर साड़ी की दुकान खुली है,
सेल लगा हुआ है, एक पर एक फ्री, जो लोकल घूमते रहते हैं, या फिर आप किसी दुकान में गए वहां पर कुछ स्कीम वगैरह समझाते रहते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं कि 40% डिस्काउंट है। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये सब क्या है, ये सब ऑफलाइन मार्केटिंग, जहां पर माउथ टू माउथ हम एक दूसरे से बोल रहे हैं, ये चीजें, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग कर रही है घर घर जा रही है, ऑनलाइन नहीं जा रही है ना, घर घर स्वयं जा रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये आपका ऑफलाइन मार्केटिंग कहलाता है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो अब तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केटिंग का ऑनलाइन और ऑफलाइन से रिलेटेड सवाल आ जाएगा तो आपको गलत होगा, नहीं होगा ना गलत, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, सब एक एक पॉइंट टू पॉइंट सभी चैप्टर्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जरूर यार कोर्स ज्वाइन कर लो आप लोग। थोड़ी सी फीस देने में बुरा तो लगता है, लेकिन वो आपका अपने स्वयं पर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा सब्जेक्ट है न केवल आपको एग्जाम में काम आता है, आपके लिए लाइफ लर्निंग की तरह होता है कि आपको आगे क्या करना है, किस प्रकार से बिजनेस होते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी में, सब कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड है, और मैंने उसको बेहतर तरीके से कोशिश किया कवर करने का। चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकेजिंग दैट कस्टमर्स लाइक इज अ मार्केटिंग मेथड। कह रहे हैं कि रीना जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जांपल कोई साबुन वाबुन बना रही है, तो उसकी पैकेजिंग जो है, ऊपर का जो कवर है उसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाई है, क्रिएटिव पैकेजिंग, मतलब उसको थोड़ा सुंदर बनाई हुई है, पैकेट, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है उसका पैकेट, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसकी पैकिंग देख के ही अंदाजा एक तरह से पहले लगाते हैं, उस सामान या पैकेट के अंदर क्या है कौन देख रहा है, लेकिन जितनी शानदार पैकेट होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ आकर्षित करती है। तो ये पैकेजिंग बेहतर बनाना, बेहतर पैकेट लगाना भी क्या है, मार्केटिंग है। जस्ट लाइक यूट्यूब में आपसे इतना जोड़ता हूं क्योंकि हम आप यूट्यूब के ही माध्यम से जुड़े हैं। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो जो इनका थंबनेल इतना खतरनाक होता है, थंबनेल मतलब जो फोटो दिख रही होती है कि 5 मिनट में परीक्षा, मतलब क्या लिखे होते हैं ना, कोई शॉर्टकट होता है, तुक्का मारना, तुक्का मार के कोई भी एग्जाम पास करे, उसमें करोड़ों में व्यूज होते हैं, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, क्योंकि उसकी जो मार्केटिंग है तगड़ी है। अंदर भले ही वो कुछ भी टाइम पास कर रहा हो व्यक्ति, लेकिन जो मार्केटिंग है, जो ऊपर उसका रैपर है, कवर है, वो तगड़ा है। कोई भी सोचता है यार तुक्का मार के पास हो सकते हैं, देख ही लेते हैं क्या है। तो वही चीज है यहाँ पर है कि रीना अपने उत्पाद प्रोडक्ट को अच्छी पैकेजिंग में बेचती हैं, ग्राहक उसको पसंद करते हैं। तो ये मार्केटिंग का तरीका है। क्या ये बात सही है कि गलत है? सही है। ये क्या है, ये बात सही है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसकी पैकेजिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो जो पैकेजिंग ऊपर की है ना, वो मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको बता दूं, इसके पहले की वीडियो देखना है, ठीक है, इसके पहले जरूर देखिएगा। मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ग्लोबल आईटीआई सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, कोई भी बच्चा कर सकता है। यहाँ टाइप करेंगे ग्लोबल आईटीआई, इस तरह से आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट पर जाना है। जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट ढूंढ लेना है। फिर पहले तो मैं ढूंढूं तब तो आपको बताऊंगा। चलिए चलिए आ जाओ भाई, कहीं तो दिख जाओ, दिख जाओ, शायद नीचे की तरफ मिले। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, व्यू फुल प्लेलिस्ट पर जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्लासेज हैं 1 2 3 4, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम एंटरप्रेन्योर से पढ़ रहे हैं ना, लेकिन पहली क्लास में देखिए, पहली क्लास में आपको यहाँ प्ले करके दिखा देता हूं। लो, ये तो प्ले होंगे नहीं भाई साहब, चलिए म्यूट करके प्ले करता हूं। इनको छोड़ देते हैं, तब तक ये प्ले हो लेते हैं। बाकी ये वेबसाइट है ग्लोबल आईटीआई की, आईटीआई कोर्स पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है। सिंपल भी आप globaliti.org ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब तो बंद हो जाओ, अभी भी नहीं। चलिए 3-4 सेकंड और ले लेते हैं। आज के वीडियो में तो फंस गए हम ही। चलिए ठीक है, अब इसको देखिए आप, क्या है चैप्टर, क्या नाम लिखा हुआ, कस्टमर इंटरेक्शंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ, कस्टमर इंटरेक्शंस क्लास 1। तो इसमें जो क्लास 1 में कराया गया है वो अलग क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक से हैं, कस्टमर इंटरेक्शन से। तो इसी प्रकार से आप सभी क्लासेज 1 2 3 4 जो भी है ना, सभी देखिए, सब एक दूसरे से कोरिलेट भी करती है, तो जरूरी है इनको देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कुछ ज्यादा ही ये टाइम पास करते हैं, क्या करें, फ्लो में बोल जाते हैं। आप जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए, विच ऑफ दिस इज नॉट मार्केटिंग, कह रहे हैं इसमें से एक कौन सा मार्केटिंग का तरीका नहीं है। मुंह से, माउथ टू माउथ होता है कि जैसे हम अपनी बात सामने वाले के, जैसे आप मेरी मार्केटिंग करना चाहो कर देना, अगर अच्छा लगे तो। आप मेरी मार्केटिंग करना चाहो तो अपने दोस्तों से, आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं स्टूडेंट क्लास में, उनसे आप बोल सकते हो कि आप ग्लोबल आईटीआई जुड़िए, ग्लोबल आईटीआई पर अच्छी क्लासेज मिलती है। ठीक है, ये आप चीज बोल सकते हो ना, तो ये क्या हो गया, मुंह से, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होगी। ओके, दूसरा
इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर बिजनेस, हम अपना एक पेज बना देते हैं ग्लोबल आईटी के नाम से, एक फेसबुक पेज बना देते हैं और लोगों से कहते हैं आप फॉलो कीजिए, और मैं वहां पे पोस्ट देता रहता हूँ यूट्यूब या इससे रिलेटेड कुछ भी आईटी से रिलेटेड। क्या हुआ, वो भी मार्केटिंग हो गई। 20% डिस्काउंट दे दिया हमने किसी चीज पर। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन होता है व्यू कूपन, ठीक है, व्यू कूपन का ऑप्शन होता है, उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ जो डिस्काउंट कूपन रहता है वो आपको शो करता है, अप्लाई करते हैं तो फीस आपकी क्या हो जाती है, फीस कम हो जाती है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक मार्केटिंग होती है। तो ये सब मार्केटिंग हो गई, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मार्केटिंग नहीं है, इसमें से एक कौन सा मार्केटिंग नहीं है। तो आप जो किराया दे रहे हैं ना, जहां पर आप बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस का आप क्या कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं। तो जो किराया दे रहे हैं ये मार्केटिंग नहीं होता, ये क्या होता है, मार्केटिंग नहीं होता। इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी मार्केटिंग नहीं है। तो किराया देना कोई मार्केटिंग का तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनीता या अनीता जो भी स्टार्टेड ए टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस। देखिए इनका भी एक क्राफ्ट बिजनेस है, क्राफ्ट बिजनेस है, उसके लिए इन्होंने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया। हालांकि अब तो टिकटॉक बैन हो गया, तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया और अब कह रहा है कि ये मार्केटिंग करती हैं। तो ये कौन सी मार्केटिंग कहलाएगी, सिंपल सी बात है, ये है अपना हैंडीक्राफ्ट का इनका बिजनेस है, वही चीजें बनाना और उसको बेचने के लिए ये ऑनलाइन टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना रही हैं और वहां पे सब पोस्ट कर रहे हैं कि उतना ये सामान इतने का, ये सामान में क्वालिटी वगैरह वगैरह। तो ये किस प्रकार की मार्केटिंग करें। कुछ देर पहले याद होगा वो घर घर गई थी, घर घर जाके माउथ टू माउथ अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखा रही थी, बता रही थी। तो हमने बताया था कि वो ऑफलाइन था, लेकिन ये ऑनलाइन है। क्यों, क्योंकि ये मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाएगा। भाई इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब पर जो भी ये सब प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं वो सब ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाएगा। कह रहे हैं विच ऑफ दीज इज नॉट ऑनलाइन मार्केट, इसमें कह रहे हैं कौन सा एक ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। देखिए फेसबुक पर अगर आप अपना प्रोडक्ट वहां प्रचार कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कहलाएगा। कोई वेबसाइट है उस पर उसका ऐड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाएगा। इंस्टाग्राम पर आप कर रहे हैं तो भी ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाएगा। लेकिन अगर आपके कोई स्टोर में, आपके कोई दुकान में फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आपने स्कीम बनाया कि पहली बार जो मेरी दुकान में आएगा उसको मैं सामान पे 30% का डिस्काउंट दूंगा, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको आपके दुकान पे आना ही पड़ेगा। तो आपकी दुकान पे आएगा तो ऑफलाइन आएगा ना, ऑनलाइन तो आ नहीं जाएगा। तो यही चीज है, तो ये क्या है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, और इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सी ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला हमने बताया यही ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। ये कौन सी मार्केटिंग है, ये ऑफलाइन मार्केटिंग है, क्योंकि उसको मतलब उसको स्टोर पर, दुकान पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर आंसर डी आपका सही हो जाएगा कि ये वाला जो है ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग मोरली राइट थिंग कंसिडर। कह रहे हैं व्यवसाय या बिजनेस आप कर रहे हैं तो उस समय नैतिक रूप से सही कार्य करना माना जाता है। जिससे नैतिकता ये होती है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ये जो 50 रुपए में 1 लीटर आपको तेल ऑयल देने वाला हूं, तेल देने वाला हूं, ठीक है, तो ऐसा ना करो कि आप मुझे 50 रुपए दो और मैं 1 लीटर की जगह उसमें 50 ग्राम की चोरी कर दूं और उस पर लिख दूं 1 लीटर, लेकिन उसके अंदर 1 लीटर हो ही ना। तो क्या है, नैतिक रूप से ये सही नहीं है। इसको कहते हैं चीटिंग करना, धोखेबाजी करना। मतलब जो मैं कहूं वो मैं करूं ही ना, पैसे लूं सामने वाले से ये बोलकर कि मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं अपना ही ले लेता हूं, मैं आपको 12 महीने के लिए मैं आपको एक कोर्स दे रहा हूं, कोर्स की फीस आप मुझे दे दो जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ है, मतलब आप 12 मंथ तक उस वीडियो क्लासेस को आप देख सकते हो। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो, और आपसे फीस लेने के बाद 2 महीने बाद आपको मैं कोर्स क्लोज कर देता हूं, बंद कर देता हूं, तो क्या होगा, ये नैतिक रूप से सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये गलत है, धोखेबाजी होगी। तो यही यहां पर कहा जा रहा है, व्यवसाय करते समय नैतिक रूप से सही कार्य करना क्या माना जाता है, इसको कहते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स, अगर आपने एथिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी। ठीक है, बिजनेस एथिक्स कहते हैं इसको। ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, लंबे समय तक टिकना है, तो आपका एथिक्स सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड एक यहां पर ब्लैंक दे रखा हुआ, आपको बताना है आर द वैल्यूज व्हाइल टॉकिंग टू कस्टमर। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, अपने ग्राहक से बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही, और एक चीज इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, वो क्या है, वो है आपकी रिस्पेक्ट।
आप अपने कस्टमर से बात करते समय अनुशासित रहना है, आपको ईमानदारी से बात करना है, उसको झूठ नहीं बोलना है। प्लस अगर उसने आपका प्रोडक्ट लिया है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, उस प्रोडक्ट के बदले कोई खराबी या कुछ भी आ रहा है तो यहाँ पर आपकी जवाबदेही तय होती है। और साथ में आपको उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करना है, क्योंकि वो आपका कस्टमर है। अगर आप उसके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करोगे तो वो आपका साथ छोड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा देखिए यहाँ पर गलत होगा, ए आंसर रहेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ए, ठीक है, ये वाला आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टुवर्ड कस्टमर इज नोन एज। कह रहे हैं कि आपका ग्राहकों के प्रति जो भी क्या है एक्शन है, मतलब आप अपने ग्राहकों के प्रति किस प्रकार से पेश आ रहे हैं, उसी की यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टुवर्ड कस्टमर इज नोन, उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जवाबदेही। ठीक है, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि हम अपने कस्टमर के जो भी हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं या सामान बेच रहे हैं तो उसमें जो भी समस्याएं हैं उसकी हम जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है। ठीक है, तो वहां पे हमारी क्या चीज तय होती है, हमारी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होना क्या कहा जाता है, जवाबदेही कहा जाता है। ठीक है, कि अगर आपके ग्राहक को कोई दिक्कत आई, आपसे कोई प्रोडक्ट लिया, सामान लिया, दिक्कत आई, तो वहां पर आप जवाबदेही तय होती है, मतलब आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, वो किसी और के पास तो जाएगा नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए, नहीं फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। बिजनेस इथिक्स आर फॉर कस्टमर्स ओनली। कह रहे हैं जो बिजनेस का इथिक्स, जो नैतिकता है, वो केवल ग्राहकों के लिए होती है। ये बात सही है गलत, ये गलत है। नैतिकता जो है सिर्फ ग्राहक नहीं, उस दुकानदार और बिजनेसमैन का भी होना चाहिए जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको भी नैतिक रूप से सही होना पड़ेगा कि वो सच बोले। क्या बोले, वो सच बोले, ग्राहक को क्या धोखा ना दे, क्योंकि कोई भी ग्राहक एक बार धोखा खाएगा तो वो क्या करेगा, 100 लोगों से बताएगा कि भाई इसके पास मत जाना, वो ऐसा वैसा करता है। बाकी अगर आप वो सही होगा, आप 100% और सही होगा, तो आप वो भी फिर 100 लोगों से उसके बारे में क्या बताएगा, अच्छा ही बताएगा। तो ये जो नैतिकता होती है सिर्फ ग्राहक के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये किसके अंदर होनी चाहिए, आपका जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, जो सेलर है, उसके अंदर भी उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सही रहे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो ट्रू फॉल्स दिया हुआ है ये गलत हो जाए, क्योंकि ये कह रहा है कि व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ग्राहक के साथ साथ दुकानदार पे भी लागू होती है कि वो भी सही रहे नैतिक रूप से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस करने वाला है, शुड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शुड नॉट हार्म द कस्टमर। कह रहे हैं कि जो दुकानदार है या जो सर्विस दे रहा है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है या दे रहा है, वो हमारे कस्टमर को, उसके कस्टमर को नुकसान न पहुंचाए। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है उस बिजनेसमैन की, उस एंटरप्रेन्योर की जो ये बिजनेस कर रहा है। ठीक है, यही कह रहा है, एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जो प्रोडक्ट हैं और उसकी जो सेवाएं हैं ग्राहक को नुकसान ना पहुंचाए। क्या ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए कि कोई भी अगर एक दुकानदार है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई ऐसी गलत चीज ना बेचे जिससे उसके ग्राहक को क्या हो, नुकसान हो, परेशानी हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सही है, तो इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which of these are not ethics for business? कह रहे हैं इनमें से कौन सा व्यवसाय के लिए नैतिकता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यवसाय से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नैतिकता मतलब वही ईमानदारी, व्यवसाय बिजनेस के प्रति ईमानदारी, अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदारी, हमारी अपने ग्राहकों के प्रति जवाबदेही, ये सब क्या है, एथिक्स के अंतर्गत आता है। तो पूछ रहा है इसमें से, इनमें से कौन सा व्यवसाय के लिए नैतिकता है। अच्छा, नहीं पूछ रहा, व्यवसाय के लिए नैतिकता इसमें से कौन सी है। चलिए, पहला कह रहा है रिस्पेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स। कह रहे हैं जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों का एक दुकानदार को या बिजनेसमैन को सम्मान करना चाहिए, तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है ट्रीटिंग एवरीवन फॉर फेयरली फ्रॉम कस्टमर टू कोवर्कर टू एम्प्लॉयज। कह रहे ग्राहक और आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, सभी के साथ हमें उचित व्यवहार करना चाहिए, ये भी सही बात है, तभी हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। सेइंग नो
टू ब्राइब्स, हमें रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ये भी सही बात है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिजनेस के नैतिकता के रूप में ये सभी पॉइंट्स जो लिखे गए हैं ये सही है। ऐसे में आपका आंसर डी हो जाएगा कि ऊपर के सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हुज राइट इज दिस, ये किसका अधिकार है? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हार्मफुल टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि यह किसका अधिकार है, किस चीज की बात हो रही है, ये इतना पहले ध्यान रखिए कि यह किसका अधिकार है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि यह किसका अधिकार है, कहां पर, अगला सेंटेंस समझते हैं। जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं से और सेवाओं से के मार्केटिंग से, विपणन मतलब है मार्केटिंग से बचाव का अधिकार। देखिए कई बार क्या होता है, आपने जो टीवी पर ऐड नहीं देखते हैं कि बोलो जुबा केसरी, इस तरह से जो एड्स आते हैं, तो क्या वो सच में वो केसरी जुबा ही होता है? उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो कौन से प्रोडक्ट प्रमोट किए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर है कि गवर्नमेंट भी समय समय पर ऐसे एड्स पर बैन लगाती रहती है, रोकथाम करती रहती है जो ऐड कस्टमर्स को गुमराह करके गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनको मतलब बढ़ा चढ़ा के उनका एडवर्टीजमेंट बढ़ा चढ़ा के किया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि उससे उसका उल्टा होता है, कस्टमर को नुकसान होता है ना, नुकसान होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट भी एक्शन लेती रहती है। तो ये जो अधिकार है, इन गलत मार्केटिंग से, जो गलत मार्केटिंग हो रही है उससे बचें, इस गलत मार्केटिंग की वजह से होने वाले नुकसान से बचने का अधिकार किसका है? गलत मार्केटिंग से होने वाले नुकसान से बचने का अधिकार किसका है? वो कस्टमर का है, कंज्यूमर यहाँ पर लिखा हुआ है, उपभोक्ता का है। ठीक है, इसी के लिए क्या बनाया गया हुआ है? कंज्यूमर फोरम, जिसको आप कहते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट वगैरह, कोई जैसे कई बार आप कोई सामान खरीदते हैं और उसकी 6 महीने की वारंटी होती है, दुकान वाला लेने से मना कर दे, और फिर क्या कर सकते हैं आप? कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हैं उसके खिलाफ। फिर क्या होगा? आप सही पाए जाएंगे तो आपकी पूरी भरपाई करता है सामने वाला। तो ये जो राइट होता है ना, किसका अधिकार होता है? तो इसको कहते हैं कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर राइट, उपभोक्ता का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू टेल अ बिजनेस स्टोरी द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। देखिए सिंपल सी बात है, जब कई बार कुछ लोग बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, सभी लोग शुरू में बड़े नहीं होते हैं, कुछ लोगों को पहले से ही बड़ा बिजनेस मिलता है संभालने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो जीरो से हीरो बनते हैं और उन लोगों की स्टोरी बताई जाती है, लोगों को उनकी कहानियां सुनाई जाती है, इंस्पिरेशनल कहानियां, जो कि दूसरे बच्चों को, दूसरे स्टूडेंट्स को, आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करता है कुछ कर जाने के लिए। जैसे धीरूभाई अंबानी का भी आपने सुना होगा, क्या थे वो? साइकिल से चलते थे और कुछ ऐसा छोटा मोटा काम करते थे, है ना, और आज एक बड़ा एम्पायर है। तो ये स्टोरी बात को बताई जाती है। तो यहीं पर ये बात चल रही है कि अगर एक व्यवसायिक कहानी सुनाई जा रही है, मतलब एक बिजनेस से रिलेटेड किसी व्यक्ति की कहानी सुनाई जा रही है, तो उसमें कुछ स्टेप वाइज है कि क्या क्या किस प्रकार से सुनाया जाए। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि आप ही अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं, आप किसी बिजनेस में आए हैं और देखिए 2 बार हो गया, सॉरी, आप किसी बिजनेस में आए और सफल हो गए हैं, तो आपकी एक सक्सेस स्टोरी होगी। तो सक्सेस स्टोरी को कुछ स्टेप वाइज बताया जाएगा, पहले स्टेप में क्या बताएं, दूसरे में क्या बताएं, तीसरे में क्या बताएं, चौथे में क्या बताएं। तो यही यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया तो भाई कैसे शुरू किया, क्या कठिनाइयां आई, उसके बाद आप कहां से कहां तक सफलता आपको किस प्रकार से मिली। तो ये वही बात यही हो रही है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। तो इसमें लिखा हुआ है, पहला यहाँ पर ब्लैंक है, इसको आपको भरना है। कि दूसरा स्टेप है कि आपको क्या करना है, आपको अपने संघर्ष के बारे में, जो आपको परेशानियां आई बिजनेस के दौरान, जो स्ट्रगल आपके हुए। ठीक है, बिजनेस क्या, वैसे लाइफ में भी लोग सफल होते हैं तो वो भी स्टोरी होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, बिजनेस की स्टोरी कि कोई अपने बिजनेस में कैसे सफल हुआ, तो पहला कॉलम आपको बताना है पहला। दूसरा कह रहा है कि आपके जो स्ट्रगल्स थे आप वो बताएंगे, उसके बाद जो आपकी परेशानियां आई उनको कैसे आपने सॉल्व किया, तीसरे नंबर पर वो बताएंगे, और लास्ट में आप अपनी स्टोरी को क्लोज करेंगे, फाइनल। लेकिन शुरुआत में सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि ऐसे में सबसे पहला काम क्या होता है, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी, किसी बिजनेस की सक्सेस स्टोरी शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या देंगे, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे कि मैं ये हूं, मेरा ये नाम है। उसके बाद फिर बताएंगे आपने बिजनेस शुरू किया,
ठीक है, जैसे आप बताएंगे कि मेरा ये नाम है, मैं ये बिजनेस करता हूं, मैं इसका मालिक हूं, उसके बाद अगली लाइन होगी, मतलब अगला फेज होगा जिसमें आप बताएंगे कि उस बिजनेस के दौरान आपने क्या क्या संघर्ष किए लाइफ में, उस बिजनेस के दौरान क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, फिर उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे सॉल्व किया, उसके बाद आप फाइनल क्लोजिंग देंगे। ये चीजें आप बताएंगे तो दूसरे जो लोग होंगे उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब इन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, अपने संघर्ष से आगे बढ़े हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, एक मोटिवेशन के तौर पे। ठीक है, तो यही स्टेप है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, जिसको आप क्या कह सकते हैं, परिचय। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो फुल्ली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर। डिस्क्राइब व्हाट अ कंपनी डिजायर टू अचीव इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस होता है सबका, कभी भी फिलहाल मुझे एग्जैक्टली अभी देखिए, कई बार होता है ना ऑन द स्पॉट आपका दिमाग फ्रीज हो जाए, फिलहाल मेरे साथ ऐसा ही हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि हाँ चलिए याद आ गया, LIC लिखा रहता है, उसके नीचे एक ऐसी लाइन लिखी रहती है, क्या लिखा रहता है, LIC तो उनका मेन ब्रांड हो गया, जीवन के साथ भी, उसके बाद क्या रहता है, जीवन के बाद भी। तो हर कंपनी का अपना एक स्लोगन होता है, ठीक है, एक टैगलाइन होती है। क्या होती है, एक टैगलाइन होती है, एक स्लोगन होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि क्या होता है जो डिस्क्राइब करता है कि आने वाले समय में, लंबे समय में कंपनी क्या हासिल करना चाहती है, कहां किस लेवल पर जाना चाहती है। तो क्या क्या होता है वो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विजन स्टेटमेंट। ठीक है, विजन स्टेटमेंट ये दिखाता है कि भविष्य में कंपनी कहां से कहां तक पहुंचना चाहती है। ठीक है, जैसे ये आपका टैगलाइन होता है, उसी प्रकार से विजन स्टेटमेंट भी होता है। विजन स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि कंपनी ने आज तो शुरू किया है यहाँ पे, लेकिन अगले 10-20 सालों में कंपनी कहां तक जा सकती है। विजन मतलब भविष्य, आगे की बात करना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विजन स्टेटमेंट। तो अगर यहां पर आपको फील करना होगा तो आप फील करेंगे, विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट अ कंपनी डिजायर टू अचीव इन लॉन्ग रन, कि आने वाले समय में कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, वो कहां से पता चलता है, तो कंपनी के विजन स्टेटमेंट से ही ये चीज पता चल पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, द मोस्ट क्या है, क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी। देखिए अभी हमने बात किया था ना सक्सेस स्टोरी किसकी, बिजनेस की सक्सेस स्टोरी की बात हो रही है। तो कह रहे हैं उसमें से महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन से हैं, क्या क्या चीजें हैं जो एक बिजनेस स्टोरी अगर आप बता रहे हैं तो उनमें वो क्या है, वो महत्वपूर्ण हो। जैसे हर चीज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जैसे आपका बायोडाटा है, रिज्यूमे है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा डालने के बाद उसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती है ना। जैसे क्या इंपॉर्टेंट में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी क्वालिफिकेशन बेसिक जो होती है, एकेडमिक के साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप एक बायोडाटा में जरूर रखते हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंस और अन्य चीजें बहुत समय के साथ ट्रेनिंग और डिटेल्स आप उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स होती हैं जो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कह रहे हैं अगर आप एक बिजनेस की सक्सेस स्टोरी आप अपनी बता रहे हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो होने ही चाहिए। कौन कौन से हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी बिजनेस स्टोरी शुरू करोगे तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या बताओगे, आप अपना इंट्रोडक्शन बताओगे, आप कौन हो, आप कौन से क्या बिजनेस चला रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद आप क्या बताओगे, आपको जो प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने आप इसके पहले आपने देखा होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज डिस्कस किया था, आपको जो प्रॉब्लम्स आई थी उसके बारे में बताओगे। तो यही चीज है चैलेंजेस, उसी को लिखा हुआ है। और सपोर्टर्स, कि आपका कौन से लोगों ने साथ दिया, कौन कौन से लोगों ने सपोर्ट किया। कई बार आपने देखा होगा लोग जब अपनी स्टोरी बताते हैं कि मेरे घर वालों ने मेरा मदद किया, या मेरे कई लोग बताते हैं मेरी वाइफ ने अपने गहने बेचे और मुझे इसमें मदद किया जब मैं एकदम फाइनेंशियली परेशान था, मेरा बिजनेस डूब रहा था। एक स्टोरी है, गहना बेचने को मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस एक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लिंक अप हो सको। तो ये सब चीजें क्या है, सब महत्वपूर्ण बात है, ये सब के सब महत्वपूर्ण है अगर आप एक बिजनेस स्टोरी बता रहे हो। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जो कुछ बताया गया है सब महत्वपूर्ण है एक बिजनेस स्टोरी के लिए। इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और मैंने कोशिश की अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ाने की, और अगर आपने भी उतनी ही कोशिश की होगी पढ़ने की तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई भी डाउट होगा। और पसंद आई है तो वही लास्ट वाला स्टेटमेंट
कि लाइक शेयर और आपके अच्छे वाले कमेंट्स मैं जरूर देखना चाहूंगा। थैंक यू।